हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है वर्चुअल लर्निंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ऐसा टॉपिक जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये वीडियो छोटी होने वाली है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो फिर इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पूरा देखोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्वालिफाइड। तो इससे पहले जानते हैं कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि मैंने कोई ऑफ़र दिया और वो आपको अच्छा लगा। जैसे कि मैंने बोला मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में आपको बेचूंगा, और आपको लगा कि ये कार अच्छी है और मुझे ख़रीदनी चाहिए। ठीक है, और आपने बोल दिया हाँ, यानी कि अपनी असेंट दे दी या फिर अपना अप्रूवल दे दिया। तो उसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, और उस एक्सेप्टेंस के क्या क्या मोड होनी चाहिए या फिर उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए उसको वैलिड करने के लिए, वो हम आज इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। यानी कि एब्सोल्यूट का मतलब है कि ऐसा नहीं जिसमें कोई कंडीशन हो, या फिर एब्सोल्यूट का मतलब है कि एकदम सिंपल होनी चाहिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड का भी थोड़ा सा इसी से थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायर्स दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि दो मतलब निकले, और अनक्वालिफाइड ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई कंडीशन ना हो। अगर हमने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है तो उसको क्रॉस ऑफर कह देंगे, हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, इट मस्ट बी कॉरेस्पॉन्ड विद ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। हमने अगर कोई एक्सेप्टेंस दे दी तो इसका मतलब है कि हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के या फिर उस ऑफर के बहुत सारे के सारे टर्म्स को देखते हुए दी है, इसका ये मतलब है। ठीक है, एक्सेप्टेंस हमारी सारे के सारे टर्म्स को देखते हुए दी जाती है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। अगर हमने अपनी एक्सेप्टेंस में अगर कोई कंडीशन ऐड कर दी तो उसको भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, if there is a variation in the terms of acceptance, it is not an acceptance but a counter offer which the proposer may or may not accept it। अगर हमने कोई एक्सेप्टेंस में कोई वेरिएशन कर दी या फिर कोई बदलाव कर दिया तो उसको एक एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे, हम उसको एक काउंटर ऑफर कहेंगे। और जिसे प्रपोजर यानी कि ऑफर जिसने कि ऑफर दिया था वो पर्सन कैंसिल कर सकता है या फिर डिसरिगार्ड कर सकता है, या फिर उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, और उसके बाद कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। जैसा कि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, और अगर एग्रीमेंट ही नहीं बना तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, काउंटर ऑफर डिस्ट्रॉय दी ओरिजिनल ऑफर। और जब हम कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो होता है काउंटर ऑफर, और काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को ख़त्म कर देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मान लो मैंने बोला कि आप मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे क्या। आपने बोला मैं खरीद तो लूँगा आपकी कार, लेकिन मैं 1.5 लाख रुपये दूंगा। ठीक है, तो जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो है कंडीशनल एक्सेप्टेंस, को बोलेंगे काउंटर ऑफर, और ये एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। और अगर मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाना है तो दोबारा मुझे आपकी जो आपने जो मुझे ऑफ़र दिया था काउंटर ऑफ़र, उसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो मेरा पुराना वाला ऑफ़र था वो कैंसिल हो चुका है अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रेस्क्राइब्ड। यानी कि एक्सेप्टेंस उस मोड में होनी चाहिए या फिर उस तरीके से होनी चाहिए जो तरीका या ऑफरर ने बताया है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि आप मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में, और मैंने साथ में ये भी बोला कि आपको मुझे बताना है सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फिर कॉल करके, लेकिन आपने मुझे लेटर सेंड कर दिया, लेटर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस केस में जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या है, क्योंकि आपने मेरा मोड जो मैंने मोड बताया था उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए इसको बोलेंगे इनवैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स। जो हम प्रपोजल या फिर ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसके टर्म्स या फिर उसके जो कंडीशन है उसको फुलफिल करते हुए ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे। ठीक है, इफ द प्रपोजल लेज डाउन आप मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दी मोड प्रेस्क्राइब्ड। अगर ऑफरर ने या फिर ऐसा पर्सन जिसने ऑफर दिया है उसने बताया है कि हमको एक्सेप्टेंस किस मोड में देनी है या फिर किस तरीके से हमको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, अगर हम उस तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं तभी उसको वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, वरना उसको वैलिड एक्सेप्टेंस हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसका ये मतलब है इफ़ द एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन इन मेड
मोड प्रेस्क्राइब्ड, द प्रपोजर मे रिजेक्ट द एक्सेप्टेंस एंड इंटीमेट द ऑफरी विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर हमने कोई मोड उसका वॉयलेट कर दिया या फिर जिस मोड में हमको एक्सेप्टेंस देनी थी हमने उस मोड में नहीं दी, तो जो प्रपोजर या फिर जो पर्सन जिसने हमको ऑफ़र दिया था वो हमारे उस एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता है या फिर मना कर सकता है। और इंटीमेट मतलब कि इन्फॉर्मेशन देना, और वो पर्सन उस पर्सन को या जिसको ऑफ़र दिया गया था उसको इंटीमेट करेगा या फिर इन्फॉर्म करेगा कि आपका एक्सेप्टेंस इनवैलिड है, ठीक है। बट इफ़ ही डज नॉट इन्फॉर्म द ऑफरी, अगर वो पर्सन एक्सेप्टर को या फिर ऑफरी को इन्फॉर्म नहीं करता, ही इज़ डीम टू हैव एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस, और ये माना जाता है, तो फिर ये माना जाता है कि जिस मोड में एक्सेप्टेंस दी गई थी वो एक्सेप्टेंस ऑफरर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मान लो आपने मेरा मोड वॉयलेट कर दिया, मैंने बोला था कि आपको कॉल करके बताना है लेकिन आपने मुझे फैक्स कर दिया, ठीक है। लेकिन और उस कंडीशन में मैंने आपको बताया नहीं कि आपका एक्सेप्टेंस कैंसिल कर दिया मैंने या फिर रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन है जिसने ऑफ़र दिया था उसने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और वो दोनों पर्सन एग्रीमेंट में आ चुके हैं, उसके बाद वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो बने ही बने, लेकिन एग्रीमेंट है वो तो बन सकता है अगर उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है और बाकी सभी कंडीशन जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फुलफ़िल होनी चाहिए, अगर वो फुलफ़िल होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इफ़ द प्रपोजर हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर प्रपोजर ने कोई मोड नहीं बताया या फिर कोई तरीका नहीं बताया जिस तरीके से हमको एक्सेप्टेंस देनी है अपनी, इट मस्ट बी गिवन एंड कम्युनिकेटेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, तो उस केस में हम रीजनेबल मैनर में या फिर ऐसे अपनी कम्युनिकेशन दे सकते हैं अपने एक्सेप्टेंस की जिससे कि सामने वाला पर्सन हमारे एक्सेप्टेंस को समझ जाए, ठीक है। इसका ये मतलब है। तो इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, इसका मतलब है कि जो हमने एक्सेप्टेंस दी है हम उसको उस एक्सेप्टेंस को ऑफर के पास कम्युनिकेट कर दें या फिर हम ऐसे शो कर दें कि उसको पता लग जाए हमारी एक्सेप्टेंस के बारे में, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफर टू क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्सेप्टेंस है उसको कम्युनिकेट करना चाहिए या फिर शेयर करना चाहिए उस पर्सन के पास जिसने हमको ऑफ़र दिया था। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस इन द आइस ऑफ लॉ, अगर मान लो हमने कोई ऑफ़र सुना और हमें लगता है कि वो अच्छा है, हमने मन में ही सोचा कि वो अच्छा है और हमें कर लेना चाहिए, लेकिन हमने मन में ही सोच लिया और उस पर्सन को बताया नहीं किसी एक्ट से या फिर वर्बली किसी भी कारण, और उसको पता नहीं लग पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक्सेप्टेंस दे दी, क्योंकि वो हमने एक्सेप्टेंस अपने पास तक ही रखी है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो इनवैलिड एक्सेप्टेंस है। और वो इनवैलिड एक्सेप्टेंस इसलिए है क्योंकि उस पर्सन को पता नहीं लगा हमारी एक्सेप्टेंस, ठीक है। और एक्सेप्टेंस जब मानी जाएगी जब जिस पर्सन को हम एक्सेप्टेंस अपनी दे रहे हैं वो उसकी नॉलेज में आ जाए किसी भी तरीके से, या फिर कोई एक्ट या फिर कोई वर्बल कम्युनिकेशन से, ठीक है। बट वेयर द ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन, नो कम्युनिकेशन टू द ऑफर विल बी नेसेसरी। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में हमको एक्सेप्टेंस किसी एक्ट के करने के साथ देनी है तो उसमें कोई कम्युनिकेशन होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मेरा पर्स खो गया है और जो मुझे वो लौटा देगा मैं उसको इतना इतना इनाम दूंगा, ठीक है। तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि जिसने मेरा ऑफ़र सुना वो मुझे सीधे आके बताए कि हाँ मैंने आपका ऑफ़र सुन लिया, मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। आपने ऑफ़र सुना और उस पर एक्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको ढूंढना शुरू कर दिया, तो ऐसा माना जाता है कि वो आपकी एक्सेप्टेंस हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपने कोई कंडक्ट कर दिया, ये ऑल केसेस में नहीं होगा, कोई एक कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइलेंस कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड एज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, साइलेंस को भी हम एज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। यानी कि मान लो मैंने ऑफ़र बनाया और उसमें मैंने ये तय कर दिया कि अगर आप मुझे आंसर नहीं करते हो या फिर आप अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देते हो और साइलेंट रह जाते हो, तो उस केस में मैं मान लूँगा कि आपकी एक्सेप्टेंस मिल गई है। और अगर मैं ऐसा मोड प्रेस्क्राइब करता हूँ एक्सेप्टेंस के लिए तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो इनवैलिड है, ठीक है। द ऑफर कैन नॉट फ्रेम हिज ऑफर इन सच अ वे एज टू मेक द साइलेंस और इनएक्शन ऑफ द ऑफर टू ऑपरेट एज एन एक्सेप्टेंस, अगर जिसको ऑफ़र दिया है हमने वो कोई काम नहीं करता या फिर कोई एक्ट नहीं करता, तो उस केस में हम उसको
एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। किसी काम को ना करना और सीधा ही एक्सेप्टेंस नहीं देना, इसको भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द ऑफरर कैन प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बट नॉट द मोड ऑफ रिजेक्शन। जो ऑफर है, जो बंदा या फिर जो पर्सन ऑफर देता है, वो ऑफर को एक्सेप्ट करने का मोड तो प्रेस्क्राइब कर सकता है या फिर तरीका तो बता सकता है कि उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना यानी कि रिजेक्ट करना है, उस रिजेक्ट करने के तरीकों को नहीं बता सकता, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऑफर रिजेक्ट करना है तो सिंपली आप किसी भी मैनर में रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। Acceptance must be given within the time stipulated or within a reasonable time if time is not mentioned। जो एक्सेप्टेंस है वो एक रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए या फिर एक ऐसे टाइम में होनी चाहिए जो कि स्टिपुलेटेड है या फिर बताया गया है ऑफरर ने। और अगर कोई रीजनेबल टाइम नहीं बताया तो उस केस में, मतलब कि कोई अगर स्टिपुलेटेड टाइम नहीं बताया तो उस केस में रीजनेबल टाइम ही एक टाइम होता है एक्सेप्ट करने का, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड और विद इन अ रीजनेबल टाइम इफ टाइम इज नॉट मेंशन। तो ये एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर। इसका मतलब है कि ऑफर पहले होता है, उसके बाद होती है एक्सेप्टेंस। मान लो आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है, और आपने मेरे बोलने से पहले ही बोली हाँ। मैं एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी कार बेचने वाला हूँ और आपको ये बात पता है और आपने मेरे बोलने से पहले ही बोल दिया हाँ कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एक्सेप्टेंस हो गई। उस वक्त मैंने ऑफ़र दिया ही नहीं था आपको, तो ना ऑफ़र हुआ और आपकी जो आपने अपनी स्टेटमेंट बोली उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ़र के बाद होती है, ठीक है। देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन अनकम्युनिकेटेड ऑफर। अगर मैंने कोई ऑफ़र कम्युनिकेट किया ही नहीं है तो उसके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। ऑफ़र यानी कि मेरी विलिंगनेस किसी काम को ना करने की, ठीक है, और वो काम मैंने आपको बताया नहीं है और उसके ना बताने से पहले ही, यानी कि मैंने उसको बताया नहीं है और आपने मुझको बता दिया, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी या फिर अपनी स्टेटमेंट दे दी, तो वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रीसीड एन ऑफर, यानी कि कोई भी एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं हो सकती, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ नो नॉलेज ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी सेड टू हैव accepted it merely because he happened to act just by chance in the manner prescribed by the offer। इसका मतलब यह है कि मान लो आपको किसी ऑफर की नॉलेज नहीं थी और आपने बाय चांस कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कि वो उसके एक्सेप्टेंस में इंक्लूड हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मेरा पर्स खो गया, जो मुझे ढूंढ के देगा मैं उसको XYZ कुछ भी अमाउंट रिवार्ड के रूप में दूंगा। आपने या फिर किसी और दोस्त ने मेरे इस ऑफ़र को नहीं सुना और मेरा पर्स ढूंढिया, वो मुझे वापस देने आ रहा था। अगर उस वक्त मुझे वापस करने के बाद मुझसे बोलता है कि मेरा रिवार्ड कहाँ पर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका रिवार्ड नहीं होगा क्योंकि आपको मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो अगर नॉलेज थी नहीं तो एग्रीमेंट भी नहीं बना, ठीक है। तो उस पर्सन के बाद कोई राइट नहीं होगा उस रिवार्ड को क्लेम करने का, ठीक है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं थी ऑफ़र की। भले ही उसने काम कर दिया हो एक्सेप्टेंस वाला, फिर भी उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए हमें ऑफ़र की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कोई एक्ट या फिर वर्बल कम्युनिकेशन से उसका एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टर मस्ट इंडिकेट इंटेंशन टू फुलफिल द प्रॉमिस, यानी कि जो एक्सेप्टर है या फिर ऐसा पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है वो अपनी एक्सेप्टेंस के साथ ऐसा दिखाना चाहिए या फिर ऐसा शो करना चाहिए जिससे कि वो किसी एक लीगल रिलेशन में आना चाहता है और जिसमें कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटीज़ को फॉलो करेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस इन ऑर्डर टू बी वैलिड must be made under circumstances which would show that the acceptor is able and willing to fulfill the promise। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अगर एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए अंडर सर्कमस्टांसेस विच वुड शो दैट द, हाँ, अगर किसी पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है कोई ऑफर को तो उसका मतलब ये होगा कि उस एग्रीमेंट की जितनी भी कंडीशंस हैं उनको वो फॉलो करना चाहता है या फिर उस प्रॉमिस को फॉलो करना चाहता है, ठीक है। इसका ये मतलब होगा अगर किसी पर्सन का इंटेंशन नहीं है या फिर इरादा नहीं है उस ऑफ़र की सर्कमस्टांसेस या फिर
कंडीशन को फुलफिल करने का, तो उसको भी इनवैलिड ऑफर माना जाएगा, ठीक है। और एक्सेप्टेंस दे दिया तो उसका सीधा सा मतलब ये माना जाता है कि वो पर्सन एक लीगल रिलेशन में आना चाहता है, और अगर लीगल रिलेशन में आ गया तो उसको जितने भी कंडीशन है या फिर टर्म्स हैं उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट शो एज इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सेप्टेड टू फुलफिल द प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस ये शो करता है कि जो पार्टी जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसका इंटेंशन है किसी भी प्रॉमिस को पूरा करने का जो कि उस ऑफर में इंक्लूड होती है, ठीक है। इफ़ नो सच इंटेंशन इज प्रेजेंट द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। अगर एक्सेप्टेंस देने के तो बाद भी अगर पर्सन की कोई इंटेंशन नहीं है किसी कंडीशन को या फिर कुछ टर्म्स को फॉलो करने की, और वो टर्म्स उस एग्रीमेंट में थी या फिर ऑफर में थी, तो उस एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको नॉन वैलिड कह सकते हैं या फिर नॉट वैलिड, ठीक है, इनवैलिड। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द प्रपोजल इज मेड थ्रू एन एजेंट इट इज़ सफिशिएंट इफ़ द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम। अगर मान लो मेरे एजेंट हैं या फिर किसी और के पर्सन ने कोई ऑफ़र दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके प्रिंसिपल को ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, उस एजेंट को भी अगर एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो उसको भी वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए A sends the offer to B by C। A ने ऑफ़र दिया B को अपने एजेंट C के द्वारा, एंड B गिव्स हिज एक्सेप्टेंस टू C, और B ने C को यानी कि एजेंट को अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट रिजल्टिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इस एक्सेप्टेंस के बाद ऑफ एग्रीमेंट बन जाएगा और एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ इमटेरियल, देखो यहाँ पे लिखा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है, ये मानना यहाँ पर एक अजम्पशन ली गई है कि एग्रीमेंट के बाद लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है, ठीक है। हर एग्रीमेंट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते जब तक कि उसमें सारी कंडीशन जो कि सेक्शन 10 में दी गई है वो अगर फुलफिल नहीं हो जाती हैं, ठीक है। तो इट इज़ इमटेरियल वेदर सी कम्युनिकेशंस द एक्सेप्टेंस ऑफ बी टू हिज प्रिंसिपल ए और नो। तो ये एकदम इमटेरियल बात होगी अगर जो बी है अपना एक्सेप्टेंस उसके प्रिंसिपल को यानी कि सी के प्रिंसिपल को दे या ना दे, उसने अगर एजेंट को भी अपनी एक्सेप्टेंस दे दिया तो उसको भी वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो प्रिंसिपल और एजेंट हैं वो दोनों एक ही पर्सन है या फिर एक ही पार्टी है। प्रिंसिपल के एक्ट उसको लायबल करते हैं एजेंट को, और एजेंट के एक्ट प्रिंसिपल को लायबल करते हैं, और ऑल दो एट एंड जो प्रिंसिपल है वो ही लायबल होता है अंत में, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ही एजेंट को अपॉइंट करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल विल मीन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। अगर हमने किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने उस ऑफर के जितने भी कंडीशन है या फिर टर्म्स हैं हमने उन सबको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय एन ऑफर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, और सब्जेक्ट टू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू बी अप्रूव्ड बाय सॉलिसिटर्स। द मैटर इज known to be at the negotiation stage and the parties do not intend to be bound until a formal contract is made and signed by them। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट को या फिर उसके ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को एक एग्रीमेंट बना लिया है तो इसका मतलब है कि जितनी भी पार्टीज ने साइन किया है उसके एक्सेप्टेंस के लिए वो सारी पार्टीज बाउंड हो जाएंगी उस एग्रीमेंट में, ठीक है। और उनको अपनी लीगल जो कंडीशन लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर इफ़ द पार्टीज हैव फेल्ड टू एग्री अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट हैव मेड एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी पार्टी ने बताया है या फिर कोई एग्रीमेंट बनाया है जिससे कि वो फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगी तो उसको भी एक कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये प्रेजेंट में एक एग्रीमेंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो फ्यूचर में बनेगा, अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, अभी सिर्फ एक एग्रीमेंट बना है। तो एग्रीमेंट करते हैं हम कोई फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का तो वो एक एग्रीमेंट होगा बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो सब्सक्राइब फॉर योर सेल्फ।